चलो अब हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के इकाई 4 के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। और एक बात आपको पता चल गया होगा कि आपके जो त्रैमासिक पेपर हुए हैं, अर्धवार्षिक पेपर हुए हैं, उसका जो अंक है वो अपडेट हो रहे हैं, आपके स्कूल के माध्यम से भेजा जा रहा है। कहाँ पे? माध्यमिक शिक्षा मंडल में। तो अगर आपका पेपर बाई चांस कैंसिल होता है तो ऑनलाइन के चांसेस तो है ही फिलहाल, लेकिन अगर कैंसिल हो जाता है, पेपर नहीं होगा तो क्या होगा? जो त्रैमासिक पेपर, अर्धवार्षिक पेपर में जो अंक पाए हो ना, उसके हिसाब से आपकी अंक सूची बनेगा। ये बात आपको पता चल गया होगा। पेपर में आया था, मैं पेपर कटिंग फिलहाल लगाया नहीं था, आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके पेपर जो है ऑनलाइन होने की। अभी तक कोई सूचना जारी नहीं हुआ है ऑनलाइन होने के, लेकिन चांस है, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं। और ऑनलाइन होगा तो आपके पास कम से कम ये तो रहेगा कि जितने भी प्रश्न हम लोग दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न बैंक में प्रश्न रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हो, जो भी अध्याय चैप्टर का रहेगा आसानी से मिल जाएगा। तो ढूंढने में भी आपको ये सहूलियत होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एक वाक्य में उत्तर देखने वाले। बाकी को मैंने बता दिया था, जो जो बचा वही प्रश्नों का उत्तर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देख लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, पहला अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक, ठीक है। अकर्मक में क्या होता है, चलो छोड़ो इसको, बाद में आपको समझाऊंगा मैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, शायद मैं उसको पहले समझा दिया, ठीक है। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। चक्र को धारण करने वाले का क्या समास है? तो चक्र को धारण करने वाले को बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। चक्र धारण करने वाला विष्णु जी, ठीक है। तो विष्णु जी आ रहे हैं, मतलब बहुब्रीहि समास हो गया। उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासक कहलाता है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। कालाक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ लिखे। तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम कहते हैं कालाक्षर भैंस बराबर। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है परास्त करना होता है। किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति या दोहराना, इसी को कहते हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति करना या दोहराना, इसी को हम कहते हैं। इसके बाद सत्यासत्य देख लेते हैं। यथाशक्ति अवयवी भाव समास का उदाहरण है, ये सही है। पंचानन में द्वंद्व समास है, ये गलत है, ठीक है। इसके बाद है मधुरस में कर्मधारक समास है, ये भी गलत है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, ये सही है। रात दिन में द्विगु समास का उदाहरण है, ये भी गलत है, ठीक है। रात दिन दोनों प्रधान है तो आप जानते हैं कि क्या होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए यायावर शब्द आता है। तो ये सत्य है, ये सत्य है, ये असत्य है। जिसकी एक आँख हो अंधा कहलाता है, ये भी असत्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 9 प्रकार होते हैं, ये भी असत्य है। सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है, ये सत्य है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये भी सत्य है। अब देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर, देख लेते हैं जिन प्रश्नों के उत्तर हमने छोड़ा था ना, तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं? तो विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? विज्ञापन अर्थात विशेष जानकारी देना, किसी वस्तु या सेवा के बारे में रचनात्मक और आकर्षक ढंग से विज्ञापन लिखने को विज्ञापन लेखन कहते हैं, ठीक। तो ये इसका परिभाषा है, ये इसके आंसर है, ठीक है। देखते हैं हम सूचना लेखन किसे कहते हैं। तो देखो सूचना लेखन किसे कहते हैं? सूचना लेखन कम से कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी संक्षिप्त जानकारी होती है। यह आम व्यक्ति तथा संगठनों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। इसका प्रयोग जन्म तथा मृत्यु की घोषणा करने, घटनाओं जैसे उद्घाटन व सेल, सरकारी आदेशों की जानकारी देने, किसी विशिष्ट अवसर के लिए आमंत्रण देने, किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करने या कर्मचारी द्वारा नौकरी छोड़ने की सूचना देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि सूचना लेखन क्या होगा। एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है छोटे से, और इसके बाद जैसे आप लेटर लिखते हो ना, तो लेटर में क्या होता है, आप किसी को संबोधित करते हो, जैसे प्रति लिख देते हो, सेवा महोदय, ये सब चीज़ रहता है ना, तो विषय ये सब चीज़ रहेगा उसमें, और अंदर में जो जानकारी लिखते हो वही चीज़ क्या है? सूचना है। तो आप समझ सकते हो कि लेटर को ही हम सूचना कह सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगला है अनुच्छेद लेखन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको? तो किसी भी शब्द वाक्य शुद्ध से संबंध, विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति से सजोकर प्रवाहमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। जब हम किसी विषय, विचार या शीर्षक को विस्तार पूर्वक लिखे कि एक अनुच्छेद तैयार हो जाए तो इसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है, ठीक। ये भी समझ में आ गया अनुच्छेद लेखन। आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्या है, एक सेकंड है ना, नेक्स्ट है हाँ सेवाद लेखन, ठीक है। सेवाद लेखन का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर देखो,
दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को जब लिखा जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन क्या होगा? काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। भाषा कई तरह की होती है, बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। इसी तरह से दो मित्र या महिलाओं की भाषा कुछ भिन्न प्रकार की होती है। ठीक, तो ये होता है संवाद लेखन। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्द में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। चलो आगे देखते हैं। औपचारिक पत्र से आप क्या समझते हैं? तो औपचारिक पत्र क्या होता है? देखो, औपचारिक का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर भी यहाँ पे आंसर क्या लिखा है। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधित प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है, सरकारी विभाग को लिखे पत्र है, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये सब औपचारिक पत्र के उदाहरण और औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी है। अब आ जाते हैं अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र क्या है? उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिससे पत्र लेखन का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है, जैसे अपने मित्र, माता पिता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिसे हम जानते नहीं हैं। ठीक है, और औपचारिक और यहाँ पे अनौपचारिक जो पत्र है जिसे हम जानते हैं उसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला है कर्मधारक समास। ठीक है, कर्मधारक समास व बहुब्रीहि समास में तीन अंतर लिखे। तो तीन अंतर हमें कर्मधारक और बहुब्रीहि समास में तीन अंतर लिखना है। तो देखो यहाँ पे चार अंतर है, इनमें से आपको सिर्फ तीन याद करने हैं। तो देख लो, कर्मधारक समास पहला या दूसरा खंड विशेष, विशेषण या विशेष अथवा दोनों होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों खंडों में परस्पर विशेषण विशेष का भाव नहीं होता है। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, इसमें अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह पदात्मक होता है, बहुब्रीहि समास का विग्रह वाक्यात्मक होता है। ठीक, तो आपको तीन ही याद करने थे इसमें। चलो आगे देखते हैं। लोकोक्ति व मुहावरे में कोई तीन अंतर लिखे। तो देखो यहाँ पे तीन अंतर दिया हुआ है। मुहावरा वह वाक्यांश है जो विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है, और लोकोक्ति जो है लोकोक्ति वह अर्थगर्भित वाक्य जो लोक जीवन के किसी अंश को अभिव्यक्त करते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के आरंभ, मध्य और अंत में होता है। लोकोक्ति वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है। मुहावरे वाक्य का अंग बनकर आता है। लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है द्विगु व द्वंद्व समास में अंतर। तो देखो, द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर लिखना है। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुब्रीहि समास समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। तो एक हो गया। दूसरा देखें, एग्जाम्पल को भी आपको लें, जैसे जैसे लिखा है ना, तो ये दूसरा आपको पॉइंट बन जाएगा। तो चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह द्विगु समास है, और यहाँ पे चतुर्भुज चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो ये होगा बहुब्रीहि समास। और आगे देख लो, हमें कम से कम तीन लिखने हैं ना। तो पंचवटी पांच वटों का समाहार द्विगु समास है। पंचवटी पांच वटों से घिरा एक निश्चित स्थल अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहाँ वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया, ये क्या है? बहुब्रीहि समास। और एक और पॉइंट है त्रिलोचन, तीन लोचनों का समूह द्विगु समास है। त्रिलोचन तीन लोचन है जिनके अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पे चार पॉइंट लगा है। ठीक है, आपको तीन यहाँ पे याद करने हैं। तो इस तरह से इकाई 4 भी पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इकाई को देखेंगे।